नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 में पद भाग में एक कविता बथा करने जा रहे हैं, जो कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। और यह बहुत ही बेहतरीन कविता है, जिसमें प्रकृति का ह्रास किस तरह से मनुष्य विकास के नाम पे कर रहा है, उसी के बारे में ये कविता में दर्शाया गया है कि किस तरह से प्रकृति हमें फल देती थी, प्रकृति हमें हवा देती थी, प्रकृति हमें बरसात कराती थी। लेकिन आजकल विकास के नाम पे जिस तरह से धड़ल्ले से पेड़ पौधे कट रहे हैं, तो इसका क्या असर हमारी प्रकृति पे पड़ रहा है, हमारे पर्यावरण पे पड़ रहा है। इसी को इस कविता में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा ने बेहतरीन तरीके से दर्शाया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज इस कविता को अपने दिमाग में छापते हैं। सबसे पहले हम लोग कविता रीड करेंगे, उसके बाद एक एक पद भाग उठाएंगे और उसका भावार्थ जानेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे बिना देर किए कविता स्टार्ट करते हैं। कविता का नाम है बत्था। ठीक है दोस्तों, बत्था अर्थात दर्द। तो दर्द किस चीज़ के लिए? तो पर्यावरण का ह्रास जिस तरह से कर रहा है इंसान विकास के नाम पे, अर्थात पेड़ पौधे की कटाई जिस तरह से कर रहा है, वनों का ह्रास जिस तरह से कर रहा है, उसी के दर्द के बारे में इस कविता में बयां किया गया है, जो कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के द्वारा किया गया है। अब हम लोग कविता रीड करते हैं। हरियर बनकर माझे उदास खड़ा ठुडगू गज, उकर ऊपरे बरखा कर बरसत पानी, ढरकत है उकर सुखल छाती में जैसे ढरकेला लोर। जब झरेला मांग से सिंदूर आँख से झरेला लोर, जब सुन होवेला कोरा माय कर इतना बत्था काले, का आपन मेटत अस्तित्व ले, का याद होत है आपन बीतल दिन। जब भंवरा फूलक रस चिभत रहे आदमी सुस्ताए रहे, उकर घन छाहर में देखत रहे ऊपरे लदरल फर के झबरल डायर के, सराहत रहे उकर सुंदरई के। का से दुख साला थे शायद नहीं, का याद हो थे ऊ दिन उकर नावा नहुरल पतई में, जब ओस कर बूंद गिरत रहे चमकत रहे जैसे चमकेला मोती, जगमगाए उठत रहे बन झूमत रहे गच। का से दुख साला है शायद नहीं। आगे कहते हैं, बथा तो उठत है उकर छाती में, सुन के एगो बात ठेकेदार लेलक ठिका बनकर, गोठियात रहे एहे गछ तर। सुन के बथत है उकर छाती, घुमरत है मन में एगो सवाल, का ई हरियर बन में एगो ठुडगू बाँची शायद नहीं। एहे सोच से बथत है उकर छाती, आज ई बनक गछ से सलसलाल हवा बहत है, कायल हिया कूलर हवा दे, प्रकृति का ठाव विज्ञान ले, गछ का ठावे महल खड़ा होई, ई सोच से बथत है उकर छाती। तभे दूर आकाश में उड़त एगो छोट चरई कह गेलक अले से गछक कान में, देख हमर नान पाँव और कमजोर पाँख के, हिया पराग है बिहन है साल महुआ और पाकर कर। कहो नि कहो ई मंजी जन्मी, एक से 21 होई तोर नय तो केकरो मंजी तो जैर धरी। सृजन ना रुखे ना रुकी, ई सुन के और गुन के आप तैन जाए रहे, हरियर बनकर माझे खड़ा गच एगो ठुडगू गच। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग कविता रीड कर चुके हैं। अब हम लोग शब्दार्थ देखते हैं कि क्या शब्दार्थ देखना है इसमें। ठीक है दोस्तों, यहाँ ठुडगू गच का अर्थ है दोस्तों सूखा हुआ पेड़ जो वन में पूरी तरह से सूख चुका है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। माझे मतलब दोस्तों बीच होता है, और हरियर मतलब हरा होता है, और तैन जाए अर्थात तन के खड़ा होना। सृजन मतलब सृष्टि का बात किया जा रहा है। यहाँ पे सृष्टि ना तो कभी रुका है और ना ही रुकेगा, इसके बारे में बात किया गया है। यहाँ आगे देखते हैं, बिहन अर्थात दोस्तों जो बीज रखा जाता है नेक्स्ट ईयर लगाने के लिए या नेक्स्ट बार लगाने के लिए, उसी को बिहन कहा जाता है। और पराग दोस्तों जो उसमें रस वगैरह होता है,
तो उसी से जिससे वह अपना फर्टिलाइजेशन करता है, अपना विकास करता है, अपना जनसंख्या बढ़ाता है, उसी को परागकण कहा जाता है। पाँख मतलब पंख होता है दोस्तों, और नान पाँव मतलब नन्हा पाँव के बारे में बात किया जा रहा है। और बधत है अर्थात दर्द दे रहा है। अब कहाँ दर्द दे रहा है, तो उसके सीने में दर्द दे रहा है। चरई का अर्थ होता है दोस्तों छोटा सा चिड़िया। आगे देखते हैं, कायल का अर्थ हुआ कल, और सलसलाल का अर्थ हुआ दोस्तों तेज से हवा बहना, एकदम सरासर हवा बहना, सरसर सरसर, उसी को हम लोग सलासल बोलते हैं। आइज का अर्थ हुआ आज। साइद का अर्थ हुआ शायद, और गोठियात रहे का अर्थ हुआ दोस्तों वहाँ पे बैठ के बात करना। तो कहाँ पे बैठ के ये लोग बात कर रहे थे, पेड़ के नीचे ही पेड़ के काटने के बारे में बात कर रहे थे, तो इसलिए गोठियात रहे कह रहा है। आगे देखते हैं, और नहुरल पतई मतलब दोस्तों जो नया नया पत्ता निकलता है पेड़ में, उसी को नहुरल पतई कहा जाता है। नवा नहुरल पतई अर्थात नया नया पत्ता जो निकला है उसी को। याद का अर्थ याद होता है, और सराहत का और अर्थ होता है दोस्तों सराहना करना, सुंदरई का सुंदरई। और झबरल अर्थात घना डाली, और लदरल अर्थात गुच्छेदार फलों के बारे में बात किया जा रहा है। छाहर का अर्थ हुआ दोस्तों छाह, छाह होता है। और सुस्ताए का अर्थ होता है आराम करना। भंवरा का अर्थ भंवरा ही होता है दोस्तों। आगे देखते हैं, और झारेला का अर्थ दोस्तों गिरना, गिरना होता है। और ढरकेला का अर्थ दोस्तों लुढ़कना अर्थात गिरना, दोनों को एक ही बात कर सकते हैं। बरखा का अर्थ दोस्तों बरसात होता है। इस तरह से हम लोग सारा शब्दार्थ देख चुके हैं। अगर आप लोग को शब्दार्थ अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एक एक पद भाग पे आते हैं, फिर उसका भावार्थ समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला पद देखते हैं। पहला पद है हरियर बनकर माझे उदास खड़ा ठुडगु गज। यहाँ पे कह रहे हैं, कौन कवित्री जी कह रही हैं कि जो हरा वन है, वन पूरी तरह से हरियाली वन में छाया हुआ है, और उसी हरे वन में, हरियाली छाई हुई वन में एक पेड़ जो है वह खड़ा है, और वह बिल्कुल उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि वह पूरी तरह से सूख चुका है, मर चुका है, इसलिए वह उदास खड़ा है। अर्थात ठुडगु गज के बारे में यह भी कह सकते हैं, अगर मरा नहीं है तो उसकी सारी डालियों को काट दिया गया है, सिर्फ तना खड़ा हुआ है, इसलिए इसको भी हम लोग ठुडगु गज कह सकते हैं। अर्थात सारे डालियों को काट देना, तो उसे ही ठुडगु गज। और वह वन में अकेले उदास खड़ा है, जबकि वन पूरी तरह से अभी हरा भरा है, फिर भी यह जो पेड़ है वह उदास खड़ा है। इसको अब हम लोग वाक्यों में देखते हैं। हरियाली वन के बीच में एक उदास खड़ा है सूखा पेड़, अर्थात ठुडगु गज, अर्थात डाली काटी हुई पेड़। अगला पद देखते हैं दोस्तों। उकर ऊपरे बरखा कर बरसत पानी, ढरकत है उकर सुखल छाती में, जैसे ढरकेला लोर जब झरेला मांग में सिंदूर। यहाँ पे कह रही है कवित्री जी कि और वह जो पेड़ खड़ा है, जो पूरी तरह से सूखा हुआ है, यह डाली कटा हुआ जो पेड़ खड़ा है, उसमें जब बरसात की पानी आती है, वर्षा होती है, तो उसकी पानी क्या होती है, लुढ़कते हुए उसके सूखल छाती में, अर्थात उसके तने में क्या होती है, गिरने लगती है, तने तक वह पानी चली जाती है। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है, वो उसके तने में जो पानी पहुंच रही है वह किस तरह से पहुंच रही है, जैसे किसी स्त्री की सिंदूर जब मिट जाती है, अर्थात उसका सुहाग जब उजड़ जाता है, तो वह जिस तरह से रोती है, तो उसके आंखों की आंसू जो है वह उसके सीने तक पहुंच जाती है। ठीक वैसे ही यहाँ पे जो पेड़ है, बरसात की पानी उसके जो तने तक पहुँच रही है, वह ठीक वैसे ही अनुभव करा रही है। इसलिए कहा गया है कि यह जो बरसात की पानी है उसके छाती तक, अर्थात तने तक पहुँच रही है। इसको वाक्य में हम लोग देखते हैं।
इसी सूखा पेड़ के ऊपर बरसात की पानी गिर रही है, उसके छाती अर्थात तने में, जो कि उस आंसू की तरह लग रही है जब किसी भी सुहागन की सुहाग उजड़ती है और आंसू बहती है। ठीक उसी प्रकार सूखा पेड़ से वर्षा की पानी लुढ़कते हुए उसके छाती तक पहुंच रही है, अर्थात तने तक पहुंच रही है। अगला देखते हैं दोस्तों, आँख से झरेला लोर जब सुन होवेला माय कर कोरा। यहाँ पे कह रहे हैं कवि जी, आँख से झरेला क्या लोर जब सुन होवेला कोरा माय कर। यहाँ पे बात हो रहा है कि एक माँ जो है वह माँ के आंखों से क्या होता है, जब लोर अर्थात आंसू कब टपकने लगती है, जब उसका संतान क्या इस दुनिया से चला जाता है या उसे अकेला छोड़ के इस संसार को त्याग देता है उसका संतान, तभी जाके माँ के आंखों में क्या होता है, आंखों की आंसुओं की लरी झरने लगती है। इसी के बारे में कहा गया है। तो ठीक वैसे ही हमारे यहाँ पेड़ भी वैसा ही होता है, जब पेड़ों की डालियाँ कटती है तो पेड़ भी ठीक उसी की तरह रोता है, लेकिन हम लोग इसका महसूस नहीं कर पाते हैं, हम लोग को नंगी आंखों से दिखता नहीं है। अगर यही हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पेड़ पौधे की दर्द को भी हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से उनका आंसू निकल रहा है। इसे वाक्य में देखते हैं, जब किसी माँ की गोद उजड़ती है अर्थात सूना होती है तो उनकी आंखों से झरझर आंसुओं का सैलाब बहने लगता है। ठीक उसी तरह पेड़ में भी, पेड़ का जब डाली कटता है तो वह आंसू अपनी रोक नहीं पाता। अगला देखते हैं दोस्तों, इतना बथा काले का आपन मेटत अस्तित्व ले का याद होत है आपन बीतल दिन, जब भंवरा फूलक रस चिभत रहे आदमी सुस्तायत रहे उनकर घन छाहर में। यहाँ पे कह रही हैं कवित्री जी कि आखिर इतना दर्द क्यों हो रहा है, क्या अपने मिटते अस्तित्व के लिए। किसके बारे में बात कर रहा है, पेड़ के बारे में कर रहा है। आखिर पेड़ को इतना दर्द क्यों हो रहा है, क्या वह अपना अस्तित्व, अपना सब कुछ यहाँ मिटा दे रहा है, क्या उसी के लिए इसे दर्द हो रहा है। क्या हमें याद है, अब हम लोग को कवित्री जी कह रहे हैं, क्या आप लोगों को याद है जब आपन बीतल दिन, जब भंवरा फूलक रस चिभत रहे आदमी सुस्तात रहे उकर घन छाहर में। और उस पेड़ के बारे में बताया जा रहा है, क्या पेड़ों को याद है जब पेड़ में फूल खिलते थे, कली खिलते थे तो किस तरह से भंवरा उस कली में मंडराते थे और कली के रस को, फूल के रस को चूस के वह लोग गगन में उड़ जाते थे और यहीं से शहद वगैरह बनाते थे। लेकिन यह शहद की बात नहीं हुई है, यह सिर्फ भंवरा जो है वह फूल की रस को चूस के और उड़ जाती है। और यहाँ पे यही पेड़ के नीचे जो मनुष्य है वह भी जब थका हुआ रहता था तो इसी पेड़ के सामने आके आराम करता था, क्योंकि यह इस पेड़ के नीचे क्या था, छाह था अच्छा, जो धूप से इंसानों को मदद करता था, धूप से बचाता था। लेकिन इंसान अपने विकास के नाम पे यही पेड़ों को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। चलिए इसको वाक्य में देखते हैं हम लोग, इतना दर्द क्यों, क्या अपने वजूद के मिटते अस्तित्व के लिए। क्या आपको याद है आपका गुजरा हुआ दिन, जब पेड़ों के फूलों को किस तरह से भंवरा चूस रही थी और मनुष्य भी इसी पेड़ के साए में आराम करते थे। क्या यह सब आपको याद है? अगर ये सब होता तो आप इस पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगला पद देखते हैं दोस्तों, देखत रहे ऊपरे लदरल फर के झबरल डायर के, सराहत रहे उनकर सुंदरई के, का से दुख सालत हो हे साइत नहीं। यहाँ पे कह रहा है, और वह उस पेड़ के नीचे जब आराम करते थे, उस छाह में, पेड़ के छाह के नीचे, तो क्या होता था, वह उनकी आंखें जो है वह पेड़ के ऊपर देखते थे और वहाँ पे जो पेड़ में गुच्छेदार फल फले हुए होते थे उनको देखते थे, और जो पेड़ में डाली जो चारों तरफ से भरी पड़ी होती थी उनको देख के सराहना करते थे और उसकी सुंदरता के बारे में
बात किया करते थे, क्या वो सब आपको अभी याद है? क्या कहाँ से दुख सालात हो, और क्या से मेरा दुख या खत्म हो, क्या से मेरा दुख मिटे, क्या से मेरा दर्द खत्म हो, या शायद नहीं हो। ऐसा हम लोग क्या करते थे? उस पेड़ के नीचे ही बैठ के ऐसा सोचते थे या बोलते थे। अब इसको वाक्य में हम लोग देखते हैं। आराम करते हुए देखता था कि किस तरह से प्रत्येक डाली में गुच्छेदार फल भरे हुए हैं, जिसके कारण डाली भी फलों की सराहना करते हुए उसकी सुंदरता को बयान करते हैं। कवित्री आगे कहती है, आखिर अब जो दुख विद्यमान है वह कैसे दूर होगी, या शायद नहीं होगी। आगे देखते हैं। का याद होथे उ दिन उकर नवा नहुरल पतई में, जब ओस कर बूंद गिरत रहे, चमकत रहे जैसे चमकेला मोती। आगे कह रहे हैं, क्या आपको याद है वह दिन? कौन सा दिन? जब वन में पेड़ों में क्या होता था? नया नया पत्ता निकलता था, नए नए पत्ते निकलते थे, तो उसमें जो ओस के बूंद गिरते थे उन पत्तों में, तो इस तरह से वह चमकती थी जैसे क्या चमकता है? जैसे मोती चमकता है। तो वैसे ही प्रतीत होता था जब नए पत्तों में ओस की बूंद जब गिर पड़ती थी तो वह भी मोती के समान चमकती थी। क्या यह सब आपको याद है? वो दिन जब हम लोग प्रकृति के में चारों तरफ से वन से घिरे हुए थे, तब यह चीज़ हमको देखने को मिलता था। अब क्या आपको वह याद है? आगे देखते हैं। क्या याद होता है वो दिन जब पेड़ों में नए नए पत्तों में ओस अर्थात शीत के बूंद गिरते थे, जो कि मोती की तरह चमकते थे? क्या अब भी वह याद है? आगे देखते हैं। जगमगाए उठत रहे बन, झूमत रहे गज, का से दुख सालात है शायद नहीं। और यहाँ पे जब मोतियों की तरह चमकने लगता था वो पेड़ के पत्तियाँ, जब उसमें ओस के बूंद पड़ते थे तो क्या होता था? जगमगाए उठत रहे पूरा वन और झूमत रहे गज, अर्थात पूरा वन जो है वह जगमगाने लगता था उसकी चमक से, और जो पेड़ पौधे हैं वह झूमने लगते थे अर्थात नृत्य करने लगते थे, और यह भी सोचते थे क्या से मेरा दुख दर्द जो है वह दूर होगा, या शायद मेरा जो दर्द है वह कभी दूर नहीं होगा। इसी के बारे में वह सोचने लगते थे। आगे हम लोग इसको वाक्यों में देखते हैं। शीत के बूंद के कारण ही वन रोशनमय अर्थात जगमगाने लगती है, या कहें तो पेड़ पौधे खुशी से झूमने लगते हैं। अब पता नहीं दुखों से छुटकारा मिलेगा या शायद नहीं भी मिलेगा। दर्द तो होता ही है उसके सीने में जब एक बात, सॉरी दोस्तों यहाँ पे आगे की बात भी कर दे रहे हैं इसी में। बथा तो उठत है उकर छाती में, सुन के एगो बात ठेकेदार लेलक, ठीका बनकर गोठियात रहे एहे गज तरे। और यहाँ पे कह रहा है कि वहाँ पे अब इनको क्या होता है? दर्द उठता है। कहाँ? उनके छाती में, उनके सीने में। एक बात सुन के एगो बात अर्थात एक बात सुन के, किसका बात सुन के? ठेकेदार का बात सुन के। जो ठेकेदार इस वन को काटने का ठेका लेता है वही लोग उस पेड़ के साए के नीचे बात करते हैं, गोठियाते हैं। तो यही बात सुन के दर्द होता है। तो इसी के बारे में कहा गया है, दर्द तो होता ही है उसके सीने में जब एक बात सुनने को मिलता है, और वो जब ठेकेदार ठेका लेता है वन के कटाई और थक के उसी वन के पेड़ों के नीचे आराम करते हुए कहता है कि पेड़ को काटना है, तब मेरे सीने पे दर्द होता है। आखिर यही इंसान जो है आखिर जब थकावट में होता है तो पेड़ के साया ही उसे आराम पहुंचाता है, फिर भी वह पेड़ को काटने के लिए तुला हुआ है, और यही बात सुन के मेरे सीने में दर्द होता है। आगे देखते हैं। सुन के बथत है उकर छाती घूमरत है मन में एगो सवाल, का ई हरियर वन में एगो ठुठगु बाची शायद नहीं। कहने का है कि अब ये सब सुन के
यह सब सुन के क्या होता है, कवित्री का जो मन है, उनका जो छाती है, उनमें दर्द होने लगता है और उसके मन में एक ही सवाल बार बार घूमने लगता है, क्या इस हरी भरी वन में एक भी पेड़ बचेगा या शायद नहीं। यही सोच के उसका जो मन है वह घबराने लगता है और सवाल घूमने लगता है और साथ ही साथ उसके छाती में दर्द होने लगता है, सीने में दर्द होने लगता है। वाक्य में देखते हैं इसको, इस बात को सुन के उसके छाती अर्थात सीने में दर्द होने लगती है और मन में एक सवाल घूमने लगती है, क्या इस वन में एक भी पेड़ सही सलामत बच पाएंगी या शायद नहीं। तो यही सब सुन के उसके मन में और क्या होता है, उसके छाती में दर्द होता है। अगला पद देखते हैं, यह सोच से बथत है उकर छाती, आज ई बनक गछ से सलसलाल हवा बहत है। और यहाँ पे आगे कह रहे हैं, यह सोच जो आगे ये क्या बचेगा इस वन में एक भी पेड़ सही सलामत। तो यही सोच से कवित्री का क्या होता है कि छाती जो है वह दर्द देने लगता है। आज ई बनक गछ से सलसलाल हवा बहते, और आज जो है इसी वन से हमें क्या होता है, सरसर की हवा मिल रही है। तो ये क्या, अगर यह पेड़ नहीं बचेगा तो हम लोग को प्रकृति का हवा भी नसीब नहीं होगा। यही सोच के क्या होता है, कवित्री के सीने में दर्द होता है। वाक्य में देखते हैं, इस बात को सोच के कवित्री के छाती में दर्द होता है, क्योंकि आज इसी वन से सरसर की हवा बहती है, लेकिन मनुष्य इसी पेड़ को काटने पे तुला है, तो शायद कल हमें प्रकृति का हवा भी नसीब नहीं होगा। आगे देखते हैं, कायल हिया कूलर हवा दे प्रकृति कर ठाव विज्ञान ले। और यहाँ पे आगे कह रहे हैं, अभी तो यहाँ प्रकृति हवा दे रहा था, वन हमें हवा दे रही थी, लेकिन कल दिन ऐसा आएगा कि यह जो हवा का काम है, पेड़ पौधों को हवा देने का काम, उसका स्थान कौन ले लेगा, उसका स्थान कूलर ले लेगा। और प्रकृति जो हमें इतना सुहावना और तंदुरुस्त रखता है, उस प्रकृति का स्थान विज्ञान ले लेगा। इसी के बारे में कहा जा रहा है इस पदभाग में। वाक्य में देखते हैं, कल जब इंसान विज्ञान से घिर जाएगा तब हवा देने का काम भी कूलर का होगा। इसके साथ ही प्रकृति का स्थान विज्ञान ले लेगा। अगला पद देखते हैं, गज का ठावे महल खड़ा होय, ई सोच से बथत है उकर छाती। और आगे कह रहे हैं, यहाँ जो वन में पेड़ पौधे भरे पड़े हैं, उन पेड़ पौधे के स्थान पे बड़े बड़े महल खड़ा हो जाएंगे, बड़े बड़े महल खड़ा हो जाएंगे। और यही सोच के मुझे क्या होता है, मेरे सीने में दर्द होता है। कवित्री आगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रकृति के बारे में हम लोग को चेतावनी दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि अभी भी आप लोग चेत जाइए और पेड़ पौधों को काटने से क्या कीजिए, बचाइए, कटने से बचाइए, क्योंकि प्रकृति बहुत ही निराला है, क्योंकि आप लोगों का सुख दुख का साथी ही प्रकृति है। तो यहीं पे कहा जा रहा है, गज कर ठावे महल खड़ा हो जाए। और जितना भी पेड़ पौधा है, अभी हम लोग विकास के नाम पे उस पेड़ पौधे के स्थान पे, वन के स्थान पे हम लोग नया नया बड़ा बड़ा महल खड़ा कर देंगे। और यही सोच सोच के कवित्री का सीने में दर्द हो रहा है। वाक्य में देखते हैं, विकास के नाम पर पेड़ पौधों के स्थान पर बड़े बड़े महल खड़ा कर दिए जाएंगे। यही सब सोच के कवित्री की छाती में दर्द होती है। आगे देखते हैं, तबे दूर आकाश में उड़त एगो छोट चरई, कही गेलक अले से गछक कान में, देख हमर नन्हा पाँव और कमजोर पाँख के। इसी दौरान जब कवित्री ये सब बात करती है, उसी दौरान दूर आकाश में, मतलब आकाश जो है हम लोग से दूर है, इसलिए कहा जा रहा है, दूर आकाश में उड़ रहा एक छोटा सा चिड़िया, चरई अर्थात जो चेरे बेरे का आवाज़ निकालती है, जो छोटा चिड़िया होती है, उसी को चरई कहा जाता है। वह क्या करती है, वह पेड़ के
कान में धीरे से एक बात कह जाती है। अब वह क्या बात कहती है उसको हम लोग आगे देखते हैं। देख हमर नन्हा पाँव के, और वह बात है बोलती है पेड़ के कान में कि देखो मेरे इस नन्हे पाँव को, मेरा इस छोटा सा पाँव को और कमजोर पंख को। इस कमजोर पंख और छोटे पाँव में भी हम क्या किए हैं, इस पेड़ के अस्तित्व को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखेंगे, आगे वाला पद तो मेरा यह क्लियर होगा कि आखिर उसका नन्हा पाँव और कमजोर पंख में क्या था। लेकिन इसमें समझना यही है कि यहाँ पे एक चिड़िया जो है वह भी पेड़ को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए किस तरह से मेहनत कर रही है। इसको वाक्य में देखते हैं। वनों की हालत को देख के दूर आकाश में उड़ने वाली एक छोटी सी पंछी अर्थात चिड़िया पेड़ पौधों के कान में धीरे से कह जाती है, देखो मेरी इन नन्हे नन्हे पाँव और कमजोर पंख को, तुम्हारे जैसा मजबूत नहीं हूँ, फिर भी आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रही हूँ और तुम्हारे और हम प्रकृति को बचाने में किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे और वो क्या कहती है। हिया पराग है, बिहन है, साल महुआ और पाकर कर। अर्थात यहाँ पे वह नन्ही जो चिड़िया थी, वह छोटी सी चिड़िया थी, वह क्या कर रही है कि देखो मेरे पैर और पंख में यहाँ पे पराग है। पराग दोस्तों जिससे कि पेड़ पौधे एक दूसरे का क्या कर सके, आबादी बढ़ा सके, अर्थात एक पेड़ से दूसरा पेड़ तैयार हो सके, अर्थात एक पेड़ से दूसरा पेड़ पैदा हो सके, तो उसी को पराग कहा जाता है। और यहाँ पे जो पेड़ का बीज होता है तो यहाँ बीज को ही बिहन कहा जाता है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, तो यहाँ पे पराग है और यहाँ पे बिहन है, क्योंकि इन लोग का जो पेड़ पौधों का निषेचन जो होता है, अर्थात यहाँ पे सेक्स उन लोग का होता है वह पराग कणों के द्वारा होता है, तो इसी के बारे में कहा जा रहा है। और इसका जो बीज है तो किस किस चीज़ का बीज है, साल का बीज है, महुआ का बीज है और बैर का बीज है। तो इन सब का बीज इन मेरे नन्हे नन्हे पाँवों में और कमजोर पंख में लगा हुआ है। इसको हम कहीं ना कहीं ले जाके छोड़ देंगे और यह फिर से जन्म ले लेगा। देखते हैं आगे हिंदी में। यही वह पराग है जो मेरे नन्हे पाँवों एवं पंखों में जो कि एक बिहन अर्थात बीज है, साल महुआ और पका हुआ बैर का। आगे देखते हैं। कहो नि कहो ई मंजी जन्मी, 1 से 21 हुई। और यहाँ पे कहा जा रहा है यह जो है कहीं ना कहीं जन्म जरूर जन्म लेगा। और अभी एक हम सिर्फ बीज ले जा रहे हैं, अभी एक पेड़ को काट रहा है इंसान, लेकिन यह 1 से 21 हो जाएगा। आप बिल्कुल भी घबराइए मत। कौन कह रही है? चिड़िया कह रही, किसको? पेड़ को कह रही है। आप बिल्कुल भी घबराइए मत, मैं इस बीज को ले जाके कहीं भी छोड़ दूंगा और वह बीज आगे बढ़ के एक पेड़ का रूप ले लेगा और यह पेड़ 1 से 21 पेड़ों को पैदा कर सकता है। इसलिए आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। कौन कहा? चिड़िया कहा। किसको कहा? पेड़ को कहा। आप लोग याद रखिएगा, यह बीज इस धरती में कहीं ना कहीं जरूर जन्म लेगी और 1 से बढ़ के 21 हो जाएगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। आगे देखते हैं। तोर नहीं तो केकरो मंजी तो जैर धरी, सृजन ना रूखे ना रुकी। और यहाँ पे कह रहे हैं आगे कवित्री जी कि यहाँ पे आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं। यह तुम्हारे पास अगर तुम्हारे साये में जन्म नहीं लेगा, लेकिन किसी ना किसी जगह में, किसी ना किसी पेड़ के साये में यह जरूर से जरूर क्या होगा? जन्म लेगा। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। या और एक बात जान लीजिए, जो सृष्टि है, जो प्रकृति है, जो वह कभी ना रुकी है और ना रुकेगी। इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। किसको? चिड़िया ने कहा। किसको? पेड़ को कहा। वाक्य में देखते हैं। तुम्हारा नहीं तो किसी और पेड़ का जड़ जरूर पकड़ेगी अर्थात बढ़ेगी।
ये सृष्टि ना रुकी है और ना कभी रुकेगी, ये हमेशा गतिमान रहेगी। आगे देखते हैं, ई सुइन के और गुइन के आब तैन जाए रहे, हरियर बनकर माझे खड़ा गच एगो ठुडगू गच। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यह जब चिड़िया उस गच को बताती है तो यह सुन के और उसका गुण को देख के क्या होता है, अब तन के कौन खड़ा हो जाता है, जो यह ठुडगू गच, जो डाली कटा हुआ अर्थात सूखा हुआ जो गच है वह खड़ा हो जाता है, एकदम सीना तान के खड़ा हो जाता है। कहाँ? जो वन है, जो हरियाली वन छाया हुआ है, हरियाली वन जो है, हरा भरा वन है, उसके बीच में तन के खड़ा हो जाता है। इतना सुनना था कि वन के पेड़ पौधे अब तन के खड़ा हो जाते हैं, तो यही वह पेड़ है जो कि हरियाली वन में सूखा होने के बाद भी तन के खड़ा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इतना अच्छे तरीके से हम लोग बाथा कविता का हिंदी अनुवाद देखें कि आपको एक जगह भी समझने में परेशानी नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ परेशानी हो तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब हम लोग बाथा कविता जो है उससे संबंधित जितने भी तरह के प्रश्न बन सकते हैं उन सबको देखेंगे। बस आप लोग धीरज रखिए, मैं सभी तैयारी आपको पूरी तरह से नागपुरी कंप्लीट करवा दूंगा। बस आप लोग मेरे साथ बने रहें। और नए व्यूअर अभी तक जो भी वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका सब्सक्राइब ही हमें क्या करता है, हमें मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा करूं। तो आप लोग इतना कर सकते हैं मेरे लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, बथा कविता कर रचयिता कौन है? कै जो बथा कविता है उसका रचनाकार का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है शकुंतला मिश्रा, दूसरा ऑप्शन है प्रमोद कुमार राय, तीसरा ऑप्शन है प्रफुल्ल कुमार राय और चौथा ऑप्शन है घासीराम। तो दोस्तों जो बथा कविता है वह डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक बेहतरीन प्रकृति से जुड़ी हुई एक बेहतरीन कविता है, इसलिए आप लोग इसे याद रखें। दूसरा प्रश्न, बथा कविता कौन किताब में संकलित है? जो बथा कविता है वह किस किताब में संकलित है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सचिवालय में हम लोग को बनकेवरा भाग 1 पढ़ना है, तो यह स्वाभाविक है बनकेवरा भाग 1 का ही एक कविता होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, माझे कर अर्थ का होवेला? माझे का अर्थ बताना है दोस्तों आप लोगों को। माझे का अर्थ हम लोग बहुत बार कविता में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माझे का अर्थ जो है वह बीच होता है, बीच अर्थात मिडिल। अगला देखते हैं, हरियाली वन के माझे कौन गछ उदास खड़ा रहे? पूरा हरियाली जो छाई हुई वन है उसके बीच में कौन सा गछ है जो उदास खड़ा था? पहला ऑप्शन है ठुडगू गछ, दूसरा फलों से लदा हुआ गछ, तीसरा टिकोरों से भरा हुआ गछ और चौथा नई नई कलियों से भरा हुआ गछ। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जानते हैं जो ठुडगू अर्थात जिसका डाली कटा हुआ या सूखा पेड़ था वह उदास खड़ा था, पूरे तरह से हरियाली वन के बीच रहते हुए भी उदास था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, केकर ऊपरे बरखा कर पानी गिरत रहे? किसके ऊपर जो है वह बरसात का पानी जो है वह गिर रहा था? पहला ऑप्शन है ठुडगू गछ में, दूसरा है पहाड़ में, तीसरा है पत्ता में और चौथा है भूया में। देखिए दोस्तों यहाँ सब जगह गिरता है पानी, लेकिन कविता में जो बताया गया है उसको हम लोग को आंसर के रूप में चूज करना है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठुडगू गछ अर्थात डाली कटा हुआ गछ या सूखा गछ। अगला प्रश्न देखते हैं, बथा कविता में का कर वर्णन करल जाए है? जो बथा कविता है उसमें किस चीज का वर्णन आपको मिलता है
बताना है। पहला ऑप्शन है प्रकृति कर, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान कर, तीसरा ऑप्शन है आकाश कर और चौथा ऑप्शन है पानी कर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर वन रहता, वन अगर एक ऑप्शन रहता तो सबसे ज़्यादा वन वाला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर वन होता, लेकिन इसमें वन नहीं दिया हुआ है तो इसलिए प्रकृति हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति का ही वन एक रूप वन है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर वन होगा। लेकिन अगर प्रकृति और वन दोनों दिया हुआ रहे दोस्तों तो आप लोग वन को टिक लगाइएगा एग्जाम में, बिल्कुल भी गलत नहीं कीजिएगा। यहाँ पे कंफ्यूज अगर हो रहा होगा कंफ्यूजन तो आप इसे दूर कर लीजिए। अगर प्रकृति और वन दोनों दिया हुआ रहे तो वन ही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न, पानी ढरके तुलना केकर से करल गेले है। पानी जो ढरक रहा है, पानी जो लुढ़क रहा है, पानी जो गिर रहा है, उसकी तुलना जो है वह किससे किया गया है कविता में। पहला ऑप्शन है हवा से, दूसरा ऑप्शन है लोर से, तीसरा ऑप्शन है कूलर से और चौथा ऑप्शन है विज्ञान से। तो दोस्तों जिस तरह से पानी गिर रहा था तो पानी को देखते हुए आंसुओं को गिरने से उसका कंपेयर किया गया था। जिस तरह से आंसू गिरता है जब किसी माँ का गोद क्या होता है, सूना हो जाता है, या किसी औरत का जब सुहाग उजड़ जाता है, तो जिस तरह से आंसू गिरता है ठीक उसी की तरह क्या कर रहा है, पानी भी ढरकता है अर्थात गिरता है। कहाँ? उस पेड़ में, उस सूखा हुआ पेड़, उस ठुडगु पेड़ में। अगला प्रश्न, माँ कर आँख से लोर काले झरेला। जो माँ है उसकी आंखों से आंसू जो है, लोर का अर्थ होता है दोस्तों आंसू, आंसू क्यों गिरता है, झरेला का अर्थात गिरना। तो आंसू क्यों गिरता है? पहला ऑप्शन है गोद भराई से, अर्थात जब उसका गोद भराई होता है तब। दूसरा ऑप्शन है झगड़ा से अर्थात लड़ाई से। तीसरा ऑप्शन है कोरा सूना होने से, अर्थात गोदी जो है गोद सूना हो जाता है, अर्थात गोद में जो बच्चा है वह मर जाता है तब। तीसरा है चौथा ऑप्शन रांधे बाटेक से, अर्थात खाना बनाने और उसको बांटने से। तो दोस्तों यहाँ पे माँ के बारे में हम लोग जानते हैं, जब किसी माँ का गोद सूना हो जाता है, माँ का गोद उजड़ जाता है, तभी वह माँ के आंखों से आंसू निकलने लगती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भंवरा केकर रस के चिभत रहे। यहाँ पे जो भंवरा है वह किसके रस को चूस रहे थे आपको बताना है। पहला ऑप्शन है फूल कर, दूसरा ऑप्शन है माटी कर, तीसरा ऑप्शन है हवा कर और चौथा ऑप्शन है पंछी कर। तो दोस्तों जो भंवरा होता है वह फूल के रस को चूस रहे थे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। कौन पेड़ पौधा कर घन छाहेर तरे सुस्तायल। जो पेड़ पौधा है उसका जो डाली जो भरी पड़ी है और पत्ता जो है और उसका जो छां है उसमें कौन आराम करता था आपको बताना है। छाहेर अर्थात छां और घन अर्थात बहुत ही घना हुआ पेड़ जो है, घना पेड़ की डाली है उसके बारे में बात किया कर रहा है। तो पहला ऑप्शन आदमी, दूसरा ऑप्शन पंछी, तीसरा ऑप्शन मेंजूर, मेंजूर अर्थात मोर और चौथा ऑप्शन है बेंग अर्थात मेढक। तो दोस्तों यहाँ पे मनुष्य जो है वह उस पेड़ पौधे के छां के नीचे क्या करता है, सुस्ताता है अर्थात आराम करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन पतई में गिरल ओस कर बूंद मोती लागिन चमकेला। किस पत्ता में जो ओस का बूंद गिरता है तो वह मोती की तरह चमकता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है झरल पतई अर्थात जो पत्ता गिर चुका है पेड़ से उस पत्ते के बारे में। दूसरा है नवा नहुरल पतई अर्थात अभी नया नया जो पत्ता निकला है उस पत्ता के बारे में। तीसरा है हरियर पतई अर्थात जो पहले ही निकला है लेकिन अभी तक उसमें हरियाली बाकी है वो पत्ता। और चौथा ऑप्शन है पाकल पतई अर्थात पका हुआ पत्ता में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कविता में देख चुके थे कि नावा नहुरल पतई अर्थात नई नई जो पत्तियां निकलती है उसमें जब ओस की बूंद गिरती है तो वह मोती की तरह चमकने लगती है और पूरे वन को ही चमकीला बना देती है। अगला प्रश्न, के कर गच तरे गोठियाले कवित्री कर छाती में बाथा होवेला। किसके गच तरे गोठियाले अर्थात केकर मतलब किस आदमी का बात कर रहा है यहाँ पे दोनों हो सकता है। तो किस आदमी का, कौन है जो गच के तर में, गच के किनारे मतलब गच के साए में
क्या करते हैं, बात करते हैं तो कवित्री के छाती में दर्द होता है। पहला ऑप्शन है आदमी कर, दूसरा ऑप्शन है ठेकेदार कर, तीसरा ऑप्शन है किसान कर और चौथा ऑप्शन है मजदूर कर। तो दोस्तों यहाँ पे जो ठेकेदार है वह उसी पेड़ के नीचे क्या बात करता है कि किस तरह से पेड़ों को काटेंगे उसका योजना बनाने लगता है। तो यही सुन के कवित्री के सीने में दर्द होने लगता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बनक गच कर हवा कर जगह कायल कौन ले लेवी। वन का जो गच है, वन का जो पेड़ पौधा है, उनका हवा का जगह कल दिन कौन ले लेगा, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कूलर, दूसरा ऑप्शन है पंखा, तीसरा ऑप्शन है एसी और चौथा ऑप्शन है स्टोव। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अभी जो हवा देने का काम करेगा वह एसी भी करेगा, पंखा भी करेगा ठंडक पहुंचाने का काम, लेकिन कविता में सिर्फ कूलर का बात हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर कूलर होगा, ना कि सब। इसे आप लोग ध्यान, इसे व्यवहारिक में नहीं देखना है, कविता के माध्यम से हम लोग को आंसर चूज करना है दोस्तों। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रकृति का ठाव कायल दिन कौन ले लेवी कर बात कविता में होलक है। प्रकृति का स्थान जो है, ठाव का अर्थ हुआ स्थान, तो प्रकृति का स्थान जो है कल दिन कौन ले लेगा, इसका बात कविता में हुआ है। कौन ले लेगा प्रकृति का स्थान, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सपना ले लेगा, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान ले लेगा, तीसरा ऑप्शन है मनुष्य अर्थात मनुष्य ले लेगा, चौथा ऑप्शन है भगवान। तो दोस्तों जो प्रकृति का स्थान है वह कल के दिन विज्ञान ले लेगा, ये बात हुई है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, चरई माने का होवेला। चरई का अर्थ बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है कबूतर, दूसरा ऑप्शन है तोता, तीसरा ऑप्शन है चिड़िया और चौथा ऑप्शन है मोर। तो दोस्तों जो चरई होता है एक छोटा सा एक पंछी होता है, उसे चरई कहा जाता है, उसी को हिंदी में चिड़िया कहा जाता है। तो चरई का अर्थ क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी चिड़िया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केकर पांव और पांख में पराग और बिहैन है। किसके पांव में और उसके पंख में पराग और बिहैन अर्थात बीज है। पहला ऑप्शन है कौआ, दूसरा ऑप्शन है मुर्गा, तीसरा ऑप्शन है चिड़िया और चौथा ऑप्शन है सुगा अर्थात तोता। कविता के हिसाब से हम लोग को जवाब देना है, तो कविता में चिड़िया का जिक्र हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह चिड़िया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कविता में का 1 से 21 होवे के बात होले है। क्या चीज है कविता में जो 1 से 21 हो जाएगा, इसका उसका बात हुआ है, उसका जिक्र हुआ है। पहला ऑप्शन है आदमी, दूसरा ऑप्शन है पंछी, तीसरा ऑप्शन है पेड़ पौधा और चौथा ऑप्शन है कुकुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है कमेंट में। इसका हम आंसर नहीं बता रहे हैं, आप लोग कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें। लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, गच कर कान में कौन एगो बात कह गेलक। जो गच है उसके कान में धीरे से कौन एक बात कह जाता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है चराई, दूसरा ऑप्शन है हवा, तीसरा ऑप्शन है पानी और चौथा ऑप्शन है पंछी। तो दोस्तों जो चराई अर्थात जो चिड़िया होती है वह पेड़ पौधे के कान में एक बात कह जाती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, यह मेरा जो नन्हा नन्हा पाँव है और जो मेरा कमजोर पंख है उसी में मैं आपका जो बीज है और आपका जो पराग है उसको लेके जा रहा हूँ। यह कहीं ना कहीं 1 से 21 हो जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और उसी के बाद पेड़ पौधा जो है, जो सूखा टूटू गछ है, वह तन के खड़ा हो जाता है वन में। इस तरह से दोस्तों हम लोग का बाथा कविता, जो कि एक बेहतरीन कविता था, प्रकृति से जुड़ा हुआ कविता था, समाप्त होता है। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं और अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी मैं इसी तरह का कंटेंट आप लोगों को देता रहूँगा और आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं अब 1-2 दिन के बाद से आप लोगों का लोक साहित्य एवं
लोक साहित्य एवं लोकगीत का क्लास स्टार्ट करूंगा, इसलिए आप लोग बने रहें। साथ ही साथ जीएस और मैथ का भी तैयारी इस चैनल पे कराया जाएगा, तो आप लोग जल्द से जल्द क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, और लाइक के साथ साथ इसे शेयर भी कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है दोस्तों, और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप पीडीएफ अपना ले सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।